आदरणीय सभी शिक्षक और मेरे प्रिय सहयोगी, आप सबों का स्वागत है। आप सबको सुप्रभात। हमारे अद्भुत शिक्षक प्रशिक्षण सत्र टीचिंग स्टडीज इन हिंदी सेकेंडरी लेवल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं हमारे स्कूल परमानंद पब्लिक स्कूल में हिंदी की शिक्षिका विनीता कुमारी हूँ। मैं अपने संगठन और सीबीएसई की बहुत आभारी रही हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह के अद्भुत विषय को देने के लिए इतना उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया है। सीबीएसई के दिशा निर्देशों के अनुसार इसको प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। अब मैं अपना सत्र शुरू करने जा रही हूँ। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली में अंतर। शिक्षण विधि जो है, इसका क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। किसी भाषा, किसी कक्षा, किसी विशेष शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने का तरीका काम में लिया जाता है तो उसे शिक्षण विधि कहते हैं। आगमन, निगमन, प्रश्नोत्तर इत्यादि शिक्षण की विधियां हैं। और शिक्षण प्रणाली, एक विद्यालय में सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके से गतिविधियां संचालित होती है उस तरीके को शिक्षण प्रणाली कहा जाता है। इस प्रकार शिक्षण प्रणाली का क्षेत्र व्यापक होता है और शिक्षण विधि जो है उसका क्षेत्र जो है वो संकुचित होता है। किंडरगार्टन, मोंटेसरी, खेल इत्यादि शिक्षण की प्रणालियां हैं। भाषा शिक्षण के प्रमुख विधाएं। भाषा शिक्षण की 6 प्रमुख विधाएं हैं। व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, रचना शिक्षण, नाटक शिक्षण, कहानी शिक्षण, पठन और वाचन शिक्षण। व्याकरण शिक्षण के बारे में अब हम लोग कुछ जानेंगे। व्याकरण शब्द बी जोड़, आ जोड़, क्री जोड़, ल्यूट ऑन के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा शब्द की रचना करवाया जाना। साहित्य में व्याकरण को वेद पुरुष के मुख्य अंग के रूप में स्वीकार किया गया है और इसके जो हैं वो 6 वेदांग हैं। व्याकरण जो है इसका मुख है, छंद जो है इसका पैर है, ज्योतिष जो है इसका आँख है, निरुक्त जो है वो कान है, शिक्षा नाक है और कल्प इसका हाथ है। संस्कृत भाषा में व्याकरण शब्द में नपुंसक लिंग होते हैं, जबकि हिंदी में इसको पुल्लिंग शब्द के साथ स्वीकार किया गया है। महर्षि पतंजलि एवं आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर पुकारा है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने व्याकरण को भाषा का भूगोल भी कहकर पुकारा है। एक पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर स्वीट महोदय ने व्याकरण को भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण कहकर पुकारा है। व्याकरण को भाषा का मेरुदंड भी कहा जाता है, क्योंकि व्याकरण ही भाषा सीखने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। अब हम जानेंगे कि व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालकों में शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाना है। बालकों को भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना है। बालकों में भाषा के मूलभूत कौशलों का क्रमबद्ध विकास कराना है। भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना ही व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है। अब हम जानेंगे कि व्याकरण शिक्षण की कितनी विधियां हैं। व्याकरण शिक्षण की 8 विधियां हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, सूत्र विधि, समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, अनौपचारिक विधि और अव्याकृति विधि। पहला है आगमन विधि। व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक सर्वप्रथम बच्चों के समक्ष अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करता है एवं उसके बाद छात्रों की सहायता से किसी नियम या सिद्धांत का स्थापना करता है तो वह आगमन विधि कहलाती है। लैंडर ने इसकी परिभाषा इस तरह से दी है: जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं एवं उसके पश्चात बालकों से स्वयं उसके निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास किया जाता है तो वह आगमन विधि कहलाती है।
जयसी के अनुसार आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। प्रोफेसर यंग ने भी व्याकरण की अपने अनुसार परिभाषा दी है, जो इस प्रकार है। जिस विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी विशेष नियम तक पहुंचता है तो वह आगमन विधि कहलाती है। अब हम जानेंगे कि आगमन विधि के कितने चरण हैं। आगमन विधि का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को प्रायः 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला प्रस्तुतिकरण, दूसरा निरीक्षण या तुलना, तीसरा नियमीकरण और चौथा है सत्यापन। उदाहरण या प्रस्तुतिकरण, छात्रों के समक्ष कुछ विशेष उदाहरण प्रस्तुत करना उदाहरण प्रस्तुतिकरण का उदाहरण है। निरीक्षण या तुलना, उदाहरणों में किसी एक समान विशेषता का पता लगाना और उसकी दूसरे उदाहरणों से तुलना करना निरीक्षण हुआ। और तीसरा है नियमीकरण, उदाहरणों की समानता को देखकर किसी सर्वमान्य नियम या सिद्धांत की स्थापना करना नियमीकरण है। और सत्यापन, नियम की सत्यता सिद्ध करने के लिए कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत करना सत्यापन है। आगमन विधि के प्रमुख सूत्र क्या हैं, अब हम वो जानेंगे। उदाहरण के नियम की ओर, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर और चौथा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पांचवा है मूर्त से अमूर्त की ओर और छठा है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। आगमन विधि से क्या लाभ होते हैं? छोटे या प्राथमिक स्तर के बालकों को व्याकरण सिखाने के लिए यह विधि जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है और इस विधि का प्रयोग करने से बालकों में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है और इस विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अस्थायी होता है। लेकिन आगमन विधि के कुछ दोष भी हैं कि जैसे उच्च स्तर के बालकों को व्याकरण सिखाने के लिए यह विधि जो है वो अनुपयुक्त मानी जाती है और इस विधि में बहुत अधिक समय तक परिश्रम करना पड़ता है। अनुभवी एवं प्रशिक्षित अध्यापक ही इस विधि में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है निगमन विधि। व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक नियम या सिद्धांत का ज्ञान छात्रों को पहले ही करवा देता है तो उसके पश्चात उदाहरणों पर उस नियम को लागू करता है तो वह निगमन विधि का मानी जाती है। इस प्रकार यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। लैंडन के अनुसार निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले नियम या परिभाषा को स्पष्ट किया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है एवं अंत में अनेक तथ्यों उदाहरणों का प्रयोग करके उस नियम को पुनः स्पष्ट किया जाता है। निगमन विधि के चरण। इस विधि में शिक्षक में समय एवं परिश्रम की बचत होती है। एक सामान्य शिक्षक भी इस विधि से सफलतापूर्वक शिक्षण करवा सकता है, लेकिन इस विधि के भी कुछ दोष हैं। निम्न स्तर के बालकों के लिए यह विधि जो है वो अनुपयुक्त विधि मानी गई है और इस विधि से बालकों में रटने की जो है वो प्रवृत्ति का विकास होता है और इस विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अस्थायी होता है। तीसरा है आगमन निगमन विधि। व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक उपयुक्त दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग करता है तो इसे आगमन और निगमन विधि कहा जाता है। उदाहरण प्रस्तुत कर छात्रों से नियम बनवाया जाता है और फिर उस नियम को सिद्ध करने हेतु अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया आगमन और निगमन विधि। व्याकरण शिक्षण के लिए यह विधि जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चौथा है सूत्र विधि। जब संपूर्ण व्याकरण को छोटे छोटे नियमों में बांटकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो वह सूत्र विधि मानी जाती है और यह विधि निगमन विधि का ही व्यापक रूप मानी गई है। अर्थात निगमन विधि में तो किसी एक नियम को ही स्पष्ट किया जाता है, जबकि सूत्र विधि में संपूर्ण व्याकरण को छोटे छोटे नियमों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि का प्रयोग संस्कृत व्याकरण शिक्षण में अत्यधिक किया जाता है।
संस्कृत व्याकरण में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग महर्षि पणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ में देखने को मिलता है। इस विधि से बालक सूत्रों को रटकर व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उन्हें व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इस विधि का प्रयोग करने पर भी एक शिक्षक को प्रायः निम्न 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। नियम सिद्धांत का ज्ञान करवाना, उदाहरणों पर उस नियम का प्रयोग करना, परीक्षण करना और सत्यापन पुष्टि। निगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। ये जो सभी हैं वो निगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं। लेकिन इस विधि के भी कुछ गुण और दोष है। तो पहले हम इस विधि के गुण को जानेंगे। उच्च स्तर के बालकों को व्याकरण सिखाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी गई है। निगमन विधि में शिक्षक के समय एवं परिश्रम की बचत होती है। एक सामान्य शिक्षक भी इस विधि से सफलतापूर्वक शिक्षण करा सकता है, लेकिन इन गुणों के बावजूद भी इस विधि के कुछ दोष हैं। निम्न स्तर के बालकों के लिए यह विधि जो है वो अनुपयुक्त विधि है। इस विधि के बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है और विधि से प्राप्त ज्ञान जो है वो अस्थायी होते हैं। अगला है सूत्र विधि। जब संपूर्ण व्याकरण को छोटे छोटे नियमों में बांटकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो वह सूत्र विधि मानी जाती है और यह विधि निगमन विधि का ही व्यापक रूप मानी जाती है। इस विधि का प्रयोग संस्कृत व्याकरण शिक्षण में अधिक किया जाता है। संस्कृत व्याकरण में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग महर्षि पणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ में देखने को मिलता है। सूत्र विधि की परिभाषा। एक सूत्र के मुख्यतः निम्न 5 लक्षण पाए जाते हैं। अल्पाक्षर यानी छोटे छोटे वर्णों या अक्षरों का समूह, असंदिग्ध यानी कि संदेह से रहित, शाखद यानी सारपूर्ण बातें, विश्वतोमुखम सदा सदा से चले आने वाला, अन्यवद्यम निंदा से रहित। इस सूत्र को मुख्यतः 6 प्रकार के माना जाता है। संज्ञा सूत्र, नियम सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। 5वां है समवाय पाठ्य पुस्तक या साहचर्य विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाता। गद्य पद्य पाठ पढ़ाने के दौरान ही यदि व्याकरण से संबंधित कोई अंश आ जाता है एवं शिक्षक उसी पर व्याकरण के नियम को स्पष्ट कर देता है तो वह समवाय विधि कहलाती है। यह विधि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग करने से न तो संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान और न ही पढ़ाए जा रहे पाठ का रस प्राप्त कर सकते हैं। समवाय विधि के प्रमुख सिद्धांत। यह विधि मनोविज्ञान अथवा शिक्षा शास्त्र के निम्न 4 सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है। हर्बर्ट स्पेंसर का सहसंबंध सिद्धांत, जॉन डूबी का समाज वस्त्रीकरण का सिद्धांत, फ्रोबेल का जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत और गांधी जी का बुनियादी शिक्षा सिद्धांत। भाषा संसर्ग विधि। इस विधि के अंतर्गत भी शिक्षक अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाता, अपितु वह छात्रों को व्याकरण से संबंधित श्रेष्ठ पुस्तकों के नाम बता देता है और छात्र उन पुस्तकों का अध्ययन करके स्वयं ही व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त न हो इस विधि का यह एक प्रमुख दोष माना जाता है। अनौपचारिक या सैनिक विधि। इस विधि के अंतर्गत विद्यालय या कक्ष में व्याकरण नहीं सिखाया जाता, अपितु बालक जिस भाषा को सीखना चाहता है उन्हें उस भाषा भाषी लोगों के बीच में ले जाया जाता है।
बालक उनके मुख से उस भाषा को सुन सुनकर ही उस भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार विद्यालय एवं कक्षा कक्ष जैसी औपचारिकताएं नहीं होने के कारण ही इस विधि को अनौपचारिक विधि कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के 4 प्रमुख शिक्षाविदों ब्लूमफील्ड, पेंस, बोज एवं स्पार्डर के द्वारा वहां के सैनिकों को अन्य देशों की भाषाएं सिखाने के लिए किया गया था, जिसके कारण इस विधि को सैनिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि के प्रयोग से ही बालक भाषा का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 8वां है अव्यायुति विधि सिद्धांत। भाषा शिक्षण के इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता ही नहीं मानी गई है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी भाषा का स्वतः ही विकास हो जाता है। अतः इस सिद्धांत के अनुयायियों के अनुसार व्याकरण शिक्षण अनिवार्य नहीं माना गया है। दूसरा टॉपिक है गद्य शिक्षण। गद्य शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। गद्य शब्द संस्कृत की गद्य धातु में यत् प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्पष्ट करना, अर्थात बालकों के समक्ष शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना ही गद्य शिक्षण कहलाता है। गद्य शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: बालकों को नवीन शब्दों का ज्ञान करवाना, बालकों को नवीन मुहावरे, लोकोक्तियों, सूक्तियों का ज्ञान करवाना, बालकों के शब्दकोश में वृद्धि करना और बालकों को विराम चिन्हों का शुद्ध ज्ञान करवाना एवं उनके अनुसार ही उच्चारण करना सिखाना जो है वो गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। गद्य शिक्षण की कुछ विशेषताएं भी हैं। बालकों को नए नए शब्दों का ज्ञान करवाना ही गद्य शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है। गद्य शिक्षण की विधियां: प्राथमिक स्तर पर अर्थबोध या उद्बोधन विधि, माध्यमिक स्तर पर प्रश्नोत्तर विधि, व्युत्पत्ति विधि और उच्च स्तर पर व्याख्यान विधि, टीका विधि और प्रसंग विधि जो है वो गद्य शिक्षण की विधियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक स्तर पर जानेंगे कि गद्य का शिक्षण बच्चों को कैसे दिया जाता है। तो इसके लिए पहला विधि है अर्थबोधन विधि। किसी गद्य पाठ को पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ मात्र स्पष्ट करता है तो वो अर्थबोध या उद्बोधन विधि कहलाती है। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग कर सकता है: चित्र या रेखा चित्र दिखाकर, मानचित्र या ग्लोब दिखाकर, प्रतिरूप या मॉडल दिखाकर, प्रत्यक्ष पदार्थ दिखाकर, विलोम शब्द बतलाकर, पर्यायवाची शब्द बतलाकर, समास विग्रह करके, संधि विच्छेद करके, संकेत या भाव के द्वारा या व्याख्या करके। प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालकों के शब्दकोश में वृद्धि करना माना जाता है। अतः प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए यह जो विधि है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण पाठ का विकास छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। शिक्षक पाठ के प्रत्येक गद्यांश अथवा प्रत्येक पंक्ति पर वस्तुनिष्ठ या अति लघुतरात्मक प्रश्नों की रचना करता है एवं छात्र उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण हेतु यही विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि के प्रयोग से छात्र सक्रिय रहकर शिक्षण से जुड़े रहते हैं। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी दार्शनिक सुकरात के द्वारा किया गया था, जिसके कारण इस विधि को सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। किसी कविता या पद्य शिक्षण में इस विधि का प्रयोग किए जाने पर उसे खंडान्वय या दंडान्वय विधि के नाम से भी पुकार दिया जाता है। अगला है व्युत्पत्ति विधि। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द रचना, अर्थात किसी गद्य पाठ को पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक शब्द का अर्थ बताने के साथ साथ उसकी रचना का भी ज्ञान करवाता है तो वह विधि व्युत्पत्ति विधि कहलाती है।
और इस विधि का प्रयोग संस्कृत गद्य शिक्षण में अधिक किया जाता है। चौथा है व्याख्यान विधि। इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए किया जाता है। इस विधि में शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। इस विधि में शिक्षक कक्षा कक्ष में आकर भाषण के माध्यम से गद्य पाठ का विकास करता है। शिक्षक कठिन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विविध उदाहरणों, दृष्टांतों का प्रयोग करता है। बालकों के दृष्टिकोण से यह विधि अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसमें वे निष्क्रिय श्रोता बनकर रह जाते हैं। शिक्षक के दृष्टिकोण से यह एक अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें वे कम समय में अधिक छात्रों को शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। साक्ष्य या व्याख्यान के भेद। टीका विधि। यह विधि व्याख्यान विधि का ही संक्षिप्त रूप मानी जाती है। अर्थात व्याख्यान विधि में तो शिक्षक चाहे जितना विस्तार कर सकता है, परंतु इस विधि में जितना आवश्यक हो उतना ही विश्लेषण किया जाता है। इस विधि का प्रयोग संस्कृत गद्य शिक्षण में अधिक किया जाता है। संस्कृत में इस विधि के सर्वप्रसिद्ध विद्वान श्री मालीनाथ माने जाते हैं। प्रसंग विधि। इस विधि की भी व्याख्या विधि का ही एक इस विधि को भी व्याख्या विधि का ही एक अंग माना जाता है। अर्थात किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते समय जब कोई शिक्षक उस शब्द से संबंधित प्रसंग को भी कक्षा कक्ष में प्रस्तुत कर देता है तो वह प्रसंग विधि मानी जाती है। जैसे भागीरथी शब्द को स्पष्ट करने के लिए राजा भगीरथ के द्वारा गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया जाने की घटना को बताया जाना प्रसंग विधि कहलाती है। अब तीसरा टॉपिक है रचना शिक्षण। रचना शब्द का अर्थ होता है बनाना, सजाना और क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना। रचना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है और रचना के दो रूप माने जाते हैं, मौखिक रचना और लिखित रचना। रचना शिक्षण का उद्देश्य। रचना शिक्षण का उद्देश्य बालकों में विचारों, अनुभवों आदि की लिखित अभिव्यक्ति विकसित करना होता है। बालकों में तर्क, कल्पना आदि का विकास करना, बालकों में विचारों को क्रमबद्ध रूप से सोचने, बोलने और लिखने की क्षमता उत्पन्न करना, शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियाँ, सूक्तियों, विराम चिन्हों आदि के यथास्थान प्रयोगों की जानकारी देना, अभिव्यक्ति एवं रचनात्मक कुशलताओं का विकास करना, रचना कार्य के विभिन्न रूपों के ज्ञान तथा स्वरूप से अवगत कराना रचना शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। रचना शिक्षण के अंग वर्णन, बाजार, रेलवे प्लेटफॉर्म आदि का, पत्र, लेख एवं निबंध, सार लेखन, व्याख्या, समीक्षा लेखन, रिपोर्ट लेखन, संवाद लेखन, भाव पल्लवन, जीवनी, आत्मकथा और कहानी जो है वो रचना शिक्षण के अंग हैं। अब प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण की 4 विधियां हैं। प्रश्नोत्तर विधि, चित्र वर्णन विधि, अनुकरण विधि और लेख विधि। भाषा शिक्षण संयंत्र विधि, अनुकरणात्मक विधि, रूपरेखा विधि, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, विचार विमर्श विधि, मंत्रणा विधि। भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि, यह प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इस विधि के अनुसार शिक्षक जिस विषय पर रचना करवाना चाहता है उससे संबंधित चित्र दीवार पर लटका दिया जाता है तथा उससे संबंधित कोई रिकॉर्ड भाषा यंत्र उपकरण पर बजाया जाता है। बच्चे ध्यानपूर्वक चित्र देखते हैं और रिकॉर्ड सुनते हैं। रिकॉर्ड समाप्त होने पर पाठ के दोहराव के लिए शिक्षक छात्रों से प्रश्न करता है और छात्रों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही रचना कार्य करवाया जाता है। रचना कार्य के बाद विद्यार्थी संबंधित पुस्तक से अपनी रचना की तुलना करते हैं। इस विधि में 4 उपकरणों की आवश्यकता होती है।
ग्रामोफोन मशीन या टेप रिकॉर्डर, रचना का रिकॉर्ड या कैसेट, चित्र और सहायक पुस्तक। अनुकरणात्मक विधि, इस विधि के अनुसार छात्रों की भाषा को अपनी भाषा में प्रस्तुत करना होता है, परंतु शैली के लिए उन्हें किसी अन्य आदर्श रचना पर निर्भर रहना पड़ता है। छात्र दिए हुए विषय पर उस शैली के अनुरूप रचना करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का लेख देखकर नेहरू पर लेख लिखना अथवा स्वतंत्रता दिवस का लेख बताकर गणतंत्र दिवस पर लेख लिखना। समवाय विधि, गद्य पद्य पठन के दौरान ही रचना का ज्ञान करवाना समवाय विधि कहलाती है। वाद विवाद और परिचर्चा विधि, इस विधि के अंतर्गत शिक्षक को जिस विषय पर रचना कार्य करवाना है वह उस विषय पर पहले कक्ष में वाद विवाद करता है। उस वाद विवाद में जो भी निष्कर्ष निकलकर बाहर आते हैं उनके आधार पर ही बालकों से रचना कार्य के लिए कहा जाता है और रचना कार्य के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। उच्च स्तर पर रचना शिक्षण के लिए यही विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि का प्रयोग करने से बालकों में विचार एवं तर्क शक्ति विकसित होती है। नाटक शिक्षण, नाटक शब्द संस्कृत के नट धातु में स्वुल प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नाचना या अभिनय करना। नाटक शिक्षण की विशिष्टता, बालकों को अभिनय कला का ज्ञान करवाना ही नाटक शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है। नाटक शिक्षण के उद्देश्य, बालकों को वार्तालाप करने का ज्ञान प्रदान करना, बालकों को संवाद बोलना सिखाना, बालकों में अभिनय कला को विकसित करना, बालकों को नाटक के विविध तत्वों का ज्ञान करवाना। नाटक शिक्षण की विधियाँ, व्याख्या विधि, आदर्श नाट्य विधि, कक्षा निवय विधि और रंगमंच भिन्नय विधि नाटक शिक्षण की विधियाँ हैं। तो पहला है व्याख्या विधि। जब कोई शिक्षक एक पद्य पाठ की तरह ही एवं अंग संचालन किए बिना ही नाटक को पढ़ा देता है तो वह विधि व्याख्यान विधि कहलाती है और यह नाटक शिक्षण की निम्नतम स्तर की विधि मानी जाती है। दूसरा है आदर्श नाट्य विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक संवादों के अनुसार अपने उच्चारण में परिवर्तन करता है तथा भावों के अनुसार अंग संचालन भी करता है, तो यह आदर्श नाट्य विधि कहलाती है। इस विधि से भी बालकों को अभिनय का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अतः यह विधि भी नाट्य शिक्षण के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। तीसरा है कक्षाभिनय विधि। इस विधि के अंतर्गत बालक कक्ष में ही एवं विद्यालय की पोशाक में ही संपूर्ण नाटक का अभिनय करते हैं। इस विधि में नाटक के पात्रों के अनुसार बच्चों को ही विविध नाम दे दिए जाते हैं तथा वे बच्चे पूर्ण हाव भाव के साथ अपने संवाद बोलते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में नाट्य शिक्षण के लिए यही विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। रंगमंचाभिनय विधि। इस विधि के अंतर्गत वास्तविक कलाकारों के द्वारा वास्तविक पोशाक में रंगमंच पर नाटक पाठ का अभिनय किया जाता है। बालक उस अभिनय को देखकर संपूर्ण नाटक पाठ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस विधि से बालकों को अभिनय कला का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अतः यह विधि नाट्य शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। शिक्षण छंद, मात्रा, यति, गति आदि के नियमों से युक्त रचना को पद्य कहा जाता है। भाव एवं रस पद्य शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है। पद्य शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर कविता के द्वारा कक्षा में आनंद का वातावरण उत्पन्न करना, छात्रों की रुचि पद्य शिक्षण में जागरूक करना, यति, गति, लय तथा स्वर के ज्ञान प्रदान करना, सामूहिक गति के द्वारा एकता का वातावरण उत्पन्न करना एवं एकता के गुणों का विकास करना तथा कविता का कर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करना पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। माध्यमिक स्तर पर
कविता में निहित भावों को समझाने की क्षमता प्रदान करना, कविता को उपयुक्त स्वर, गति, यति, लय, भाव तथा आरोह अवरोह पूर्वक प्रस्तुत करना, कविता को कंठस्थ करना, कविता को रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करना, छंद, अलंकार एवं रसों की पहचान कराना माध्यमिक स्तर पर पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन उच्च स्तर पर कवि की अनुभूति का ज्ञान कराना, कविता की सौंदर्यानुभूति का ज्ञान कराना, बालकों की तर्क, विचार एवं कल्पना शक्ति को विकसित करना तथा विद्यार्थियों को कविता लिखने की प्रेरणा देना पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। पद्य शिक्षण की विधियां प्राथमिक स्तर पर गीत विधि, अभिनय विधि, अर्थबोध विधि और रसास्वादन विधि जो है वो पद्य शिक्षण की विधियां हैं। लेकिन माध्यमिक स्तर पर व्याख्यान विधि और दंडान्वय विधि जो है वो पद्य शिक्षण की विधियां हैं और उच्च स्तर पर व्यास विधि, तुलनात्मक विधि और समीक्षा विधि पद्य शिक्षण की विधियां हैं। अगला है वाचन या पाठन शिक्षण। वच धातु में लिट प्रत्यय के जुड़ने से बना है वाचन शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, अर्थात बालक को बोलना सिखाना ही वाचन शिक्षण कहलाता है। इस शिक्षण को पठन शिक्षण या भाषण शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। वाचन शिक्षण की विशिष्टता, बालकों को ध्वनि एवं उच्चारण का ज्ञान करवाना ही वाचन शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है और वाचन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालकों को भाषा की ध्वनियों एवं उनके उच्चारण का ज्ञान करवाना, बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का ज्ञान करवाना एवं बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। वाचन शिक्षण की विधियां अक्षर बोध, देखो एवं पढ़ो विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण विधि, संगति एवं साचर्य विधि जो है वो वाचन शिक्षण की विधियां हैं। अक्षर बोध विधि, इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत वर्ण से होती है, अर्थात बालक जिस भाषा को सीखना चाहता है सर्वप्रथम उसे उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान करवाया जाता है। वर्ण पढ़ना सीखने के बाद उसे शब्द एवं शब्द से के बाद वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। यह विधि सरल हो कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित मानी जाती है। यह वाचन शिक्षण की प्राचीनतम एवं परंपरागत शिक्षण विधि मानी जाती है। देखो एवं पढ़ो विधि, इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत शब्द से होती है। शिक्षक बालकों के समक्ष सर्वप्रथम कोई चित्र प्रस्तुत करता है, उस चित्र के ऊपर या नीचे उसका नाम लिखा रहता है। बालक पहले चित्र को देखते हैं, तदुपरांत उस नाम को पढ़ना सीख जाते हैं। वर्तमान में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में इसी विधि का प्रयोग किया जा रहा है, अतः यह वर्तमान में वाचन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ध्वनि साम्य विधि, इस विधि के अंतर्गत समान उच्चारण वाली ध्वनियों को एक साथ पढ़ना सिखाया जाता है, जैसे धर्म, कर्म, सर्म, क्रम, भ्रम इत्यादि ध्वनियों का एक साथ ज्ञान करवाना ही ध्वनि साम्य विधि कहलाती है। सभी ध्वनियों का ज्ञान इस विधि से किया जाना संभव नहीं हो सकता, अतः यह विधि वाचन शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी गई है। अनुकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत पहले शिक्षक शब्द का उच्चारण करता है, उसके बाद शिक्षक के उच्चारण को सुनकर बालक भी उसी प्रकार शब्द का उच्चारण करना सीख जाते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। संगति शिक्षण, यह विधि मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली की देन मानी जाती है। इस विधि के अंतर्गत पढ़ना सिखाने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। कुछ टुकड़ों पर चित्र बना दिए जाते हैं तथा कुछ पर उनके नाम लिख दिए जाते हैं। बालक चित्र एवं नाम को एक साथ
साथ संगति करके पढ़ना सीख जाते हैं। यह विधि खेल खेल में शिक्षा सिद्धांत पर कार्य करती है। वाचन के भेद। वाचन के प्रमुखतः दो भेद माने जाते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन, हमारे मुख से बोली गई ध्वनि जब अन्य व्यक्तियों को सुनाई देती है तो वह सस्वर वाचन कहलाता है। इसके भी 3 उपभेद माने जाते हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और संवेत वाचन। शिक्षक के द्वारा आरोह अवरोह पूर्वक किया गया वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। गद्य पाठ में 1 बार तथा पद्य पाठ में 3 बार आदर्श वाचन किया जाता है। अनुकरण वाचन, छात्रों के द्वारा एक एक करके किया जाने वाला वाचन जो है वो अनुकरण वाचन कहलाता है। एक 40 मिनट की पाठ योजना में न्यूनतम 5 व अधिकतम 8 छात्रों से अनुकरण वाचन करवाया जा सकता है। संवेद वाचन, सभी छात्रों के द्वारा एक साथ किया जाने वाला वाचन संवेद वाचन कहलाता है और संवेद वाचन केवल पद्य या कविता पाठ में ही करवाया जाता है। मौन वाचन, हमारे मुख से बोली गई ध्वनि अन्य व्यक्तियों को सुनाई नहीं देकर जब हमारे तक ही सीमित रह जाती है तो उसे हम मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन के भी 3 उपभेद माने जाते हैं, सामान्य मौन वाचन, द्रुत मौन वाचन और गंभीर मौन वाचन। समाचार पत्र आदि पढ़ते समय किया जाने वाला वाचन जो है वो सामान्य मौन वाचन है। कहानी उपन्यास आदि पढ़ते समय किया जाने वाला वाचन जो है वो द्रुत मौन वाचन है। एक एक शब्द पर चिंतन मनन करते हुए किया जाने वाला वाचन गंभीर मौन वाचन है। अनुकरण वाचन सदैव खड़े होकर किया जाना चाहिए। सस्वरण वाचन के समय पुस्तक सदैव बाएं हाथ में होनी चाहिए। एक स्वस्थ शिक्षक बालक के लिए आंखों से पुस्तक की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुस्तक को पकड़ते समय हाथ के कोण की स्थिति लगभग 135 डिग्री होनी चाहिए। भाषा शिक्षण की अन्य विधियां, पहला है व्याकरण अनुवाद विधि। किसी भाषा को पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक उस भाषा का बच्चों की मातृभाषा में अनुवाद कर देता है, साथ ही साथ उस भाषा के व्याकरण को भी पढ़ा देता है तो यह विधि व्याकरण अनुवाद विधि कहलाती है। इस विधि का प्रतिपादन श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा किया गया था, जिसके कारण इस विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है। भाषण शिक्षण में इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है, जिसके कारण इस विधि को भाषण शिक्षण की परंपरागत विधि एवं शास्त्रीय विधि के नाम से भी पुकारा जाता है। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित मानी जाती है। इस विधि में पठन एवं लेखन कौशल का अधिक विकास किया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रमुख चरण। इस विधि का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को निम्न 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान करवाना, द्वितीय भाषा के वाक्यों का प्रथम भाषा में अनुवाद करवाना और प्रथम भाषा के वाक्यों का द्वितीय भाषा में अनुवाद करवाना, शब्द कोश में वृद्धि करना अथवा कठिन शब्दों के पर्यायवाची बतलाना। व्याकरण अनुवाद विधि के लाभ। प्राथमिक स्तर के बालकों को द्वितीय भाषा सिखाने के लिए यह विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि मातृभाषा में अनुवाद करने से उनमें संपूर्ण पाठ का भाव समझ में आ जाता है। इस विधि का प्रयोग उनमें द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान इस विधि का प्रयोग उनमें द्वितीय भाषा के व्याकरण के ज्ञान को भर देता है। व्याकरण अनुवाद विधि के दोष। इस विधि का प्रयोग करने से बालकों के भाषण में स्पष्ट एवं मौलिकता नहीं आ पाती है। इस विधि में व्याकरण के अलावा भाषा के अन्य तत्वों की अपेक्षा कर दी जाती है।
प्रत्यक्ष विधि। किसी द्वितीय भाषा को पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक बच्चों की मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करता है एवं केवल उसी भाषा के माध्यम से ही संपूर्ण पाठ को पढ़ा देता है तो वह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। यह विधि भाषा के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित मानी जाती है, अतः इस विधि को भाषा शिक्षण की प्राकृतिक विधि के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में फ्रांस के श्री मुइन महोदय के द्वारा किया गया था। बाद में श्री ब्याकिल महोदय के द्वारा भी इस विधि को अत्यधिक विकसित किया गया। भारत में इस विधि का विकास निम्न 3 विद्वानों के द्वारा किया गया था, श्री टिपिंग, श्री फ्रेचर और श्री मेंटस। इस विधि में भाषण एवं श्रवण कौशलों को अत्यधिक विकसित किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि के लाभ। इस विधि का प्रयोग करने से बालकों को भाषण में स्पष्टता, मौलिकता एवं धारा प्रवाहित आती है। यह विधि भाषण शिक्षण के प्रारंभिक दोनों मूलभूत कौशलों का अत्यधिक विकास करती है। प्रत्यक्ष विधि के दोष। प्रारंभिक स्तर के बालकों को द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि मातृभाषा में अनुवाद किए बिना बच्चे पाठ के भाव को ग्रहण नहीं कर सकते। द्विभाषी पद्धति। यह विधि व्याकरण अनुवाद विधि एवं प्रत्यक्ष विधि दोनों की बीच की विधि मानी जाती है, अर्थात यह इन दोनों विधियों के मध्य सेतु निर्माण का कार्य करती है। इस विधि के अंतर्गत द्वितीय भाषा पढ़ाते समय पाठ में आने वाले कठिन शब्दों का एक बार तो बच्चों की मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है, परंतु उसके बाद अभ्यास द्वितीय भाषा के माध्यम से ही करवाया जाता है। इस विधि का प्रतिपादक सर्वप्रथम वेल्स देश की श्री सी.जे. डॉटसन महोदय के द्वारा किया गया था। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए इसी विधि को अधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इसमें आवश्यकता पड़ने पर मातृभाषा का प्रयोग करने की स्वतंत्रता रहती है। अधिक्रमित अनुमोदन विधि। अभिक्रमित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित क्रमानुसार, अर्थात जब कोई शिक्षक अपनी विषय वस्तु का निश्चित क्रमानुसार विभाजन करके कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करता है एवं छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार सीखने का अवसर देता है तो वह अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहलाती है। यह विधि प्रमुखतः निम्न 3 सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है: विषय वस्तु के विभाजन का सिद्धांत, स्वयं की गति से सीखने का सिद्धांत, तत्काल स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। प्रोफेसर रूस के अनुसार अधिगम में एक विशेष प्रकार का निर्देशन जो विद्यार्थी को नई सामग्री सिखाता है और अपने अधिगम को जानने का लगातार अवसर देता है, उसे ही अधिक्रमित अनुमोदन अथवा कभी कभी स्वकालिक अनुदेशन कहा जाता है। डी.एल. कुक के अनुसार अधिक्रमित अधिगम एक स्व शिक्षण विधियों की व्यापकता के लिए प्रयुक्त शिक्षण विधि है। यह व्यक्तिगत अनुदेशन की भी विधि मानी जाती है, जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है। विशेष तथ्य। शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी के आरंभ से सिडनी एल. प्रेसी नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। एक शिक्षण विधि के रूप में इसका प्रतिपादक सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में B.F. स्किनर के द्वारा किया गया था। अभिक्रमित अनुदेशन के भेद। इसके मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं: रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, अवरोही गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन और अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इस अनुदेशन के अंतर्गत शिक्षक सर्वप्रथम अपनी विषय वस्तु पर छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रचना करता है तथा अपना एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। कक्षा कक्ष में छात्रों से वे प्रश्न
तब तक किए जाते हैं तब जब तक कि शिक्षक को अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। लगातार प्रश्न किए जाने के कारण इसे प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। कुछ विद्वानों के द्वारा इस अनुदेशन को अधिगम का विज्ञान एवं शिक्षण की कला के नाम से भी पुकारा गया है। इस अनुदेशन का प्रतिपादन 1954 ईस्वी में B.F. स्नीकर के द्वारा किया प्रसूत अनुसंधान सिद्धांत के नाम से भी जाना गया। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इस अनुदेशन के अंतर्गत छात्रों को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम कोई पद्य दे दिया जाता है तथा उसे सीखने के लिए एक निश्चित समय दे दिया जाता है। समय समाप्ति के बाद बालकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए जाते हैं और जो छात्र प्रश्नों के सही उत्तर दे देता है उन्हें तो अगला पद पढ़ने के लिए दे दिया जाता है तथा जो छात्र सही उत्तर नहीं दे पाता है उसे पुनः वहीं पर पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार इस अनुदेशन में एक ही कक्षा में छात्रों की अनेक शाखाएं बन जाती है, अतः इसे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। इस अनुदेशन का प्रतिपादन 1955 ईस्वी में एक इंजीनियर नॉर्मन ए काउडर के द्वारा लड़ाकू विमानों की खराबी में सुधार करने के लिए अपने मजदूरों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। यह अनुदेशन कठिन से सरल की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित माना जाता है, अर्थात इस अनुदेशन के अंतर्गत सर्वप्रथम कठिन तथ्यों, सिद्धांतों, समस्याओं को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। कठिन तथ्य सीखने के बाद वे सरल तथ्यों को सहजता से ग्रहण कर लेते हैं। इस अनुदेशन का प्रतिपादन 1962 ईस्वी में थॉमस ए गिल्डर्ड के द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था, अतः इस अनुदेशन को मैथमेटिक्स अनुदेशन के नाम से भी पुकारा जाता है। कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। भाषा यंत्र प्रयोगशाला विधि। इस अनुदेशन के अंतर्गत शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण कार्य नहीं करवाता है, अपितु वह अपने विषय से संबंधित विषय वस्तु पाठ्यक्रम का कंप्यूटर कार्यक्रम तैयार करके कंप्यूटर में फीड कर लेता है। छात्र कंप्यूटर कक्ष में जाकर अपनी इच्छा अनुसार विषय वस्तु का चयन करके स्वयं सीखने का प्रयास करते हैं। इस अनुदेशन के अंतर्गत संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया जाता है, शिक्षण काल में पूर्व की प्रक्रिया और शिक्षण काल के दौरान की प्रक्रिया। शिक्षण काल के पूर्व की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत शिक्षक के द्वारा कंप्यूटर कार्यक्रम तैयार करके कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है, और शिक्षण काल के दौरान की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत छात्र कंप्यूटर कक्ष में जाकर स्वयं की इच्छा से सीखते हैं। आवश्यक उपकरण। इस अनुदेशन में प्रमुखतः निम्न 5 उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है: शिक्षक कक्ष, छात्र कक्ष, कंप्यूटर, टेलीफोन, ध्वनिक मुद्रण यंत्र, फैक्स मशीन। इस अनुदेशन का प्रतिपादन 1965 ईस्वी में लॉरेंस एम स्टोलुरा के द्वारा अपने साथी डेनियल डेविस के सहयोग में किया गया था। इस अनुदेशन के अनुसार सर्वप्रथम कंप्यूटर कार्यक्रम शिक्षक के द्वारा प्राथमिक स्तर के बालकों को गणित और भाषा वाचन शिक्षण के लिए तैयार किया गया था। अनुकूलीय अभिक्रमित अनुमोदन। इस अनुदेशन के अंतर्गत कक्षा कक्ष को छात्रों के अनुकूल बनाए जाने का प्रयास किया जाता है, अर्थात शिक्षक के द्वारा कक्षा कक्ष में आधुनिक तकनीकी के समस्त साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। जहां जिस साधन की आवश्यकता होती है उसी का प्रयोग करके शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इस अनुदेशन का प्रतिपादन सर्वप्रथम गॉर्डन पास्क नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। भारत में अधिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1936 ईस्वी में सेंट्रल पेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में किया गया था। दल शिक्षण उपागम विधि। दल का शाब्दिक अर्थ होता है समूह, अर्थात जब किसी कक्षा में एक ही समय पर एक से अधिक शिक्षकों के द्वारा
एक साथ मिलकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो वह दल शिक्षण उपागम कहलाता है। दल शिक्षण उपागम का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के 2 शोध छात्रों मिशिगन एवं हार्वे के द्वारा किया गया था। कार्लो ओल्सन के अनुसार अतिरिक्त ज्ञान एवं कौशल से युक्त 2-3 अध्यापक परस्पर सहयोग से किसी शीर्षक की शिक्षण योजना तैयार करते हैं एवं एक ही समय पर एक ही समूह के छात्रों को पढ़ाते हैं तो वह दल शिक्षण विधि कहलाती है। जेपी पुरोहित के अनुसार दल शिक्षण अध्यापन की आधुनिक तकनीकी है और इस विधि में 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर परस्पर सहयोग से किसी कक्षा की अध्यापन योजना तैयार करते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं तथा साथ ही साथ मूल्यांकन भी करते हैं। दल का गठन। दल शिक्षण उपागम माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए ही अधिक उपयुक्त माना जाता है। अतः माध्यमिक विद्यालयों में इस विधि से शिक्षण करवाने के लिए निम्न 5 सदस्यों को दल में शामिल किया जाता है: प्रधानाध्यापक, मुख्य विषयाध्यापक, सहायक अध्यापक, प्रयोगशाला सहायक और लिपिक। दल शिक्षण के गुण। छात्रों के दृष्टिकोण से यह एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है क्योंकि उसे अपनी सभी समस्याओं का हाथों हाथ समाधान हो जाता है और छात्रों में सहयोगात्मक भावना का विकास भी होता है। भारत जैसे विकासशील देशों में एक ही समय पर एक ही कक्षा के लिए 1 से अधिक शिक्षक उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है तथा इस विधि से कभी कभी शिक्षकों में नकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। पर्यवेक्षित अध्यापन विधि। इस शिक्षण विधि में शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक कार्य नहीं करवाता है अपितु शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। इस विधि में शिक्षक कक्षा के सभी छात्रों के कुछ समूह बना लेता है तथा उन्हें पढ़ने के लिए कोई समस्या दे दी जाती है। छात्र अपने समूह में चर्चा करके उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर सहयोग किया जाता है। इस विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1971 ईस्वी में डेई मार्विन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। भाषा का उद्भव और विकास। संसार के सजीव प्राणियों में मनुष्यों को सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी माना जाता है क्योंकि आहार, निद्रा और भय इत्यादि लक्षण मनुष्य और पशु दोनों में समान रूप से उपलब्ध रहते हैं, परंतु विवेक युक्त बुद्धि एवं विशिष्ट लक्षण है जो मनुष्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी सिद्ध करती है। श्रवण, दर्शन, चिंतन और भाव इत्यादि 4 क्रियाकलापों से जो ज्ञान मानव मस्तिष्क में संचित होता है उसे बुद्धि कहा जाता है और निर्णयात्मक बुद्धि जो उचित और अनुचित का निर्णय कर लेती है उसे विवेक कहा जाता है। सृष्टि के प्रारंभिक काल से आज तक मनुष्य भाव और विचारों को प्रकट करने वाले सशक्त माध्यम की खोज करता रहा है जिसका प्रभाव चित्र प्रधान चित्राक्षरी लिपि है जिसका प्रयोग आदि मानव द्वारा गुफाओं में किया गया। भाष्यते अन्या इति भाषा कथन के अनुसार मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचार और हृदय में उत्पन्न होने वाले भावों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम भाषा है। भाषा वैज्ञानिक मंगलदेव शास्त्री के अनुसार मनुष्य भाव और विचार की अभिव्यक्ति के लिए जिन ध्वनि संकेतों का मौखिक दृष्टि से और जिन लिपि चिन्हों का लिखित दृष्टि से प्रयोग करता है उन्हें मिश्रित रूप में भाषा कहा जाता है। भाषा को अकिल, गिर, गिरा, गिरवा, भारती, वाचा, वाक, वाणी इत्यादि अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है, परंतु आचार्य दंडी द्वारा रचित काव्य दर्श ग्रंथ में भाषा को 3 लोकों को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाली शब्द ज्योति माना जाता है। भर्तृहरि द्वारा रचित वाक्यपदीयम ग्रंथ में भाषा को शब्द ब्रह्मा माना गया है और पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य ग्रंथ में भी भाषा को शब्द ज्योति
माना गया है। भाषा एक संपत्ति है जिसे सामाजिक वातावरण, पारंपरिक विचार विनिमय, अनुभव और अभ्यास द्वारा ग्रहण किया जाता है। भाषा को यंत्र मनोवृत्ति और चतुर्बिंब प्रभावित करते हैं, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक के अनुसार किसी भी विषय वस्तु का 25% भाग, श्रवण का 60% भाग, दर्शन और शेष 15% भाग विचार और भाषा से मानव मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किया जाता है। भाषा के महत्व को अभिव्यक्त करते हुए आचार्य दंडी ने कहा है, वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते, अर्थात मधुर और सरकारिता वाली से ही मानव जीवन को सफल, सुखद और सरल बनाया जा सकता है। अर्थात वाणी के बिना मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचार और भाव का कोई महत्व नहीं है। सूत्रकार पाणिनि आदि भाषा वैज्ञानिक और निरुक्तकार फारूक अदभाष पंडित, क्योंकि पाणिनि ने भाषा का शुद्धिकरण करने वाली लौकिक व्याकरण को संशोधित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया, जबकि फारूक ने वैदिक व्याकरण प्रयुक्त शब्दों का विश्लेषण और सिद्धि किया है। व्याकरण का उद्भव और विकास। संहिता साहित्यम हितेन युक्तम परिभाषा व्याक्रियन्ते व्युत्पत्ते काव्यम साहित्यम शब्दा इति व्याकरणम। अर्थात जो काव्य रचना प्राणी हित करने वाली हित व्याकरण मुख युक्त एवं योगक्षेम की इष्ट सिद्धि करने वाली वरुचि के मतानुसार साधु वाली है, वही साहित्य है। पुरुषार्थ सिद्ध हेतु अपर्याप्त वस्तु को प्राप्ति एवं प्राप्त वस्तु सुरक्षा पतंजलि के मतानुसार सलील समस्या समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्य लक्षणों व्याकरणम, अश्लील असभ्य समाज द्वारा अस्वीकृत साहित्य का नामकरणहार संबद्ध भाषा, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य। सूत्रकार पाणिनि के अनुसार शब्दों को व्युत्पत्ति, शुद्धि और सिद्धि की जो अभिव्यक्त कर देता है, उस भाषा शुद्धि शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। परंतु व्याकरण वेद रूपी पुरुष का मुख है, अर्थात मानव शरीर जो स्थान और महत्व मुख का होता है, वही स्थान और महत्व भाषा में व्याकरण का होता है। वार्तिकार कात्यायन के मतानुसार भाषा शुद्धि का वह शास्त्र जो उचित और अनुचित का, निश्चित अनिश्चित का, शुद्ध अशुद्ध का निर्णय करने की क्षमता देती है, उसे व्याकरण कहा जाता है। भाष्यकाल पतंजलि ने व्याकरण को वेद रक्षक वेदांग मानते हुए कहा, जो शब्द शुद्धि शास्त्र, कार्य और कारण, नियम और उदाहरण तथा सिद्धांत और व्याकरण की व्याख्या कर देता है, उसे व्याकरण कहा जाता है। विचार और भाषों की अभिव्यक्ति के समय उच्चारण और लेखन शुद्धता बनी रहे, इस कारण सर्वप्रथम छात्र को प्राचीन काल से लेकर आज तक के अध्ययन करवाया जाता है, क्योंकि व्याकरण के अल्प ज्ञान के कारण प्राचीन काल में सूर्यवंशी राजा नहुस मनुष्य से सर्प बन गया था और द्रोणाचार्य की अकाल मृत्यु हो गई थी। हो गया, कितना हुआ? इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना सेशन जो है वो समाप्त कर रही हूँ। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद।